नमस्कार दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिस तुर्की के साथ या तुर्की के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो हमारे लिए उतना ही नामाकूल है जितना पाकिस्तान। तो फिर डीजीसीए ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस के साथ 3 महीने के लिए बढ़ाने की इजाज़त क्यों दे दी? कुछ जगहों पर तर्क ये दिया जा रहा है या मैंने पढ़ा कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। दरअसल डीजीसीए ने तो इंडिगो को पूरी तरह से हड़का दिया है कि ये सब नहीं चलेगा। आप टर्किश एयरलाइंस के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए बैठे हैं, वो आगे नहीं जा सकता है। इसको बंद कीजिए। टर्की के साथ कोई भी हमारा संबंध नहीं रहेगा और आपका भी नहीं रहना चाहिए। फिर इंडिगो ने कहा कि हमको 6 महीने की मोहलत दे दीजिए ताकि जो पहले कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर लिया जाए। इस पर डीजीसीए ने कहा कि नहीं, 6 महीने नहीं, 3 महीने में अपना सारा समेटो और टर्किश एयरलाइंस को बाय-बाय कहो। जो देश हमारे खिलाफ खुल करके मैदान में हो और पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, खास करके जंग में, उसके साथ संबंध कैसे? मगर सच यह भी तो है कि टर्किश एयरलाइंस के साथ इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे हम डैम्प लीज कहते हैं, 31 मई को खत्म हो रहा था। इस तरह तो हमने 3 महीने की मोहलत उसको दी ना। अब इस दलील का क्या किया जा सकता है कि हम तो टर्की को देखना नहीं चाहते। वो इंडिगो ने 6 महीने और समय मांगा, हमने उस 6 महीने को काट करके 3 महीने कर दिया और कहा कि अब आगे कुछ नहीं, धंधा बंद करो। क्या दलील है ये? 31 मई को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या खत्म हो रहा था, तो बात खत्म है। 3 महीने की और मोहलत क्यों दें? अब आगे क्या और क्यों? दरअसल इंडिगो टर्किश एयरलाइंस के साथ 2 बोइंग विमान डैम्प लीज पर लेकर दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल की जो फ्लाइट है, डायरेक्ट चलाता है। दोनों ने अपना-अपना काम बाँट के रखा हुआ है और जो मुनाफ़ा होता है उसमें दोनों शेयर करते हैं। भाई, दिल्ली और मुंबई से टर्की लोग नहीं जाएँगे, जाना ही नहीं है। सारे देश में इस बात पे गुस्सा है कि जंग में जो देश पाकिस्तान के साथ खुल करके खड़ा होता है, अपना सारा साजो-सामान उसको देता है कि लड़ो, हर मामले पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है, उस देश को लेकर के जो नुकसान होना है हो जाए, लेकिन कोई संबंध रहना नहीं चाहिए। आप देश में रायशुमारी करा लीजिए। डीजीसीए ने 3 महीने की मोहलत इंडिगो को दी, क्या ये सही है या फिर गलत? पूछिए, पता चल जाएगा। देश के मूड को समझना बहुत ज़रूरी है। डीजीसीए ने 6 महीने की मोहलत को 3 महीने कर दिया, इस आधार पर हम कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, ये ठीक नहीं। टर्की से वैसे भी हमारा रिश्ता है ही क्या, कभी ठीक नहीं रहा। कारोबार में भी तुर्की जो सामान हमें भेजता है, वह उसके टोटल एक्सपोर्ट का कितना है? 0.6% और हम जो तुर्की को माल भेजते हैं, वो हमारे एक्सपोर्ट का कितना है? 1.5%। छोड़िए ना, इतना इधर-उधर भेज कर कहीं भी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जो सपने में भी हमारा भला नहीं सोचता है, उसके साथ हम भलाई-भला क्यों करें या किसी तरह का संबंध क्यों रखें? नहीं रखना। दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि जो हमें पसंद नहीं, जो हमारा दुश्मन है, खुल करके है, कोई संबंध नहीं। और एक बात और, हम भारतीयों को किसी भी कीमत पर तुर्की घूमने-फिरने नहीं जाना चाहिए। अपने देश में हज़ारों जगह हैं। वहाँ जाने के बाद आप चौंक पड़ेंगे कि भाई, इतना जानदार, शानदार जगह हमारे यहाँ है, यहीं, और हम कहाँ-कहाँ भागे जाते हैं। आंकड़ा कहता है कि 2024 में तुर्की ने टूरिज्म से 61 बिलियन डॉलर की कमाई की और इसमें हम भारतीय लोग जो बतौर सैलानी वहाँ गए, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 291.6 मिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 2,500 करोड़। काहे को भाई? टूरिज्म के कुल आमदनी के लिहाज से ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन
है तो 2,500 करोड़। दुश्मन को हमने दे दिया। उसी पैसे का उसने ड्रोन पाकिस्तान को पकड़ा दिया कि लो हिंदुस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर। हमारे कई एयरपोर्ट्स पर जो सर्विस देने वाली टर्किश कंपनी थी सेलेबी, उसको हमने चलता कि जाओ जाओ अपना दुकान समेटो, नहीं चाहिए, हटो यहाँ से। टर्की के सामान मंगाने बंद किए। जो हमारे कारोबारी हैं उन्होंने खुद ही ऑर्डर कैंसिल किए। ट्रैवल एजेंसियों ने लोगों से कहा कि आप वहां मत जाइए, खुद ही कह रही हैं, टर्की नहीं, कहीं भी आप जाइए। और इंडिगो को 31 अगस्त तक टर्किश एयरलाइंस के साथ काम करने की हमने छूट दे दी। ये हैरत की बात है, अचंबा है। इस टर्की के साथ हमारा जो बड़ा टकराव है, मैं आपको एक और बहुत ही मार्के की बात समझाना चाहता हूँ। वो रणनीतिक, व्यापारिक और सामरिक नजरिए से बड़ा है। उसकी अहमियत बहुत अधिक है, इसलिए मैं आपको उधर ले चलना चाहता हूँ। हमारे मुल्क से, हिंदुस्तान से लगभग 3,000 से अधिक किलोमीटर दूर एक देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया कॉकेशस के जो पहाड़ हैं, उनके दक्षिण में बसा हुआ देश है, जिसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे जो देश निकले उनमें से एक देश आर्मेनिया भी है। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश के लगभग बराबर आप मानिए, और आबादी 30 लाख है। आर्मेनिया का नक्शे पर आप देख रहे होंगे तो आर्मेनिया का जो पड़ोसी देश है वो अजरबैजान है, और वह भी सोवियत संघ से निकला हुआ है। आर्मेनिया में ईसाई रहते हैं, अजरबैजान में मुस्लिम। नक्शे पे आपको दिख रहा है कि आर्मेनिया के दक्षिण की सीमा है वो ईरान से लगती है, और पश्चिम में तुर्की है, यानी कि टर्की है। मगर आप नक्शा उठाएंगे तो देखेंगे कि अजरबैजान का एक हिस्सा, जो ऑटोनोमस रिपब्लिक कहते हैं उसको, स्वायत्त क्षेत्र है, उसका नाम है नख्चवान, और वो अजरबैजान के मेन लैंड से कटा हुआ है। अजरबैजान आर्मेनिया से होकर एक ट्रांसपोर्ट लिंक की मांग करता है, जिसका समर्थन टर्की करता है, और उस कॉरिडोर को जो आर्मेनिया से होकर के निकलेगा, अजरबैजान के मेन लैंड को आगे उसके ऑटोनोमस रिपब्लिक से जोड़ेगा। अजरबैजान से सीधा जमीनी संपर्क देता है। मेनलैंड से कॉरिडोर के रास्ते आप नख्चवान और वहां से टर्की तक जा सकते हैं। लेकिन आर्मेनिया कहता है कि यह कॉरिडोर उसको मंजूर नहीं है, और इस कॉरिडोर को हम जंगजूर कहते हैं। आर्मेनिया को लगता है कि उसकी संप्रभुत्व के लिए यह खतरा है ईरान आर्मेनिया के साथ। वह इस कॉरिडोर को पहले ही रेड लाइन कह करके धमकी दे चुका है। ईरान का विरोध भारत के बड़े काम का है, क्योंकि भारत ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करता है। अगर ये कॉरिडोर बनता है तो आर्मेनिया का ईरान से जमीनी संपर्क लगभग लगभग कट जाएगा, और वह पूरी तरीके से तुर्की और अजरबैजान के बीच में घिर जाएगा। इसके साथ तुर्की को अजरबैजान, ईरान और उससे आगे कैस्पियन सागर, आप नक्शे पर देखिएगा, और सेंट्रल एशियाई देशों तक सीधे जमीनी पहुंच मिल जाएगी। यानी कि टर्की का प्रभुत्व इस इलाके में बढ़ जाएगा। लिहाजा हमारे लिए आर्मेनिया जरूरी है। इस खातिर है कि चाबहार पोर्ट से ईरान से होकर के आगे जब हम निकलते हैं तो अजरबैजान को विकल्प के तौर पे हम ना लें तो आर्मेनिया से होकर के यूरोपीय देशों तक, रूस तक हम पहुंच सकते हैं। कारोबार के लिए बहुत अहम रूट है ये। लेकिन कॉरिडोर बनते ही यह रास्ता रुक जाता है, क्योंकि यह ईरान से आर्मेनिया में घुसने के बीच में आ जाएगा, जंगजूर। चाबहार पोर्ट के अलावा भारत का जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम INSTC कहते हैं। ये मैप जो आपके सामने देख रहे हैं, मुंबई से लेकर के सोवियत संघ तक
ईरान और रूस के सहयोग से इस कॉरिडोर को हिंदुस्तान तैयार कर रहा है। और इसका मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप के तमाम देशों तक समंदर और ज़मीन के रास्ते पाकिस्तान को बाईपास करके कारोबारी रूट तैयार किया जा सके। ज़ंगज़ूर कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट पर पानी फेर देगा और टर्की कहेगा कि उसके पास अज़रबैजान, ईरान भी मान लीजिए वहाँ से लेकर के कैस्पियन सी तक का जो पूरा इलाका है, उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता है। और इस इलाके में फिर टर्की का डोमिनेंस बढ़ेगा और वो यही चाहता है। इसलिए अज़रबैजान के साथ वो खड़ा है और कॉरिडोर की माँग कर रहे हैं, ज़ंगज़ूर की। और ये ना हो, इसके लिए भारत आर्मेनिया के साथ है और जंग के सारे हथियार उसको दे रहा है, ताकि वो अज़रबैजान का सामना कर सके। जंग में उसके खिलाफ वो झुके नहीं, उसकी मनमर्ज़ी वहाँ चले नहीं। पिछले कुछ साल से हमने आर्मेनिया को बहुत सारे हथियार दिए, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और एटीजीएम की तरह के जो अल्ट्रा मॉडर्न हथियार हैं, वो हमने एक्सपोर्ट किए। भारत की यह नीति अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान का जो गुट है इस इलाके में, उसको बैलेंस करने की कोशिश का हिस्सा है। और हमारे ईरान के साथ इस लिहाज से रिश्ता बेहतर है, तो ईरान, आर्मेनिया और हिंदुस्तान। और इस बार जो पाकिस्तान से जंग हुई, उसमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल, इन दोनों का जो जलवा चला है, उससे तुर्की भी हिला हुआ है और बहुत संभव है कि आर्मेनिया को ये दोनों हथियार भारत दे और इससे आर्मेनिया को अज़रबैजान के खिलाफ फ़ायदा होगा। ज़रूरी ये भी है कि भारत ईरान के साथ मिलकर के उस इलाके में चाबहार और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो साउथ कॉकेशस का इलाका है, उसको लेकर जो रूस की नीति है, उस पर रूस से बात करे, साझेदारी तय करे और उसको ऑपरेशनल करे। इस इलाके में एक और बड़ा खेल चलता है और वो चीन का है, वो भी एक बड़ा प्लेयर है। कारण ये है कि अज़रबैजान चीन की जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है, जिसको ओबीआर कहते हैं, उसका पार्टनर है। ऐसे में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ऊपर तक कैस्पियन सी तक एक कनेक्टिविटी बन जाती है, तो वह भी भारत के व्यापारिक और रणनीतिक वर्चस्व के लिए इस इलाके में ठीक नहीं है। ज़ंगज़ूर में टर्की के साथ आर्मेनिया और अज़रबैजान की आड़ में भारत की जो जंग चल रही है, उसका भी नतीजा है कि एर्दोग़ान जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, अज़रबैजान और पाकिस्तान को अपने साथ जोड़े हुए हैं और पाकिस्तान के साथ खुल कर के वो खड़ा होते हैं। अज़रबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ खुल कर के मदद करते हैं। दरअसल वो मुस्लिम देशों का रहनुमा बनना चाहते हैं, वो खलीफा बनना चाहते हैं। इसलिए लीबिया से लेकर के अज़रबैजान, पाकिस्तान तक वो तमाम मुस्लिम देशों को खुले तौर पर अपना समर्थन देते हैं और चाहते हैं कि ओआईसी के भीतर अगर कोई नेता अगुआ खड़ा हो, तो तुर्की खड़ा हो। और तुर्की के साथ हिंदुस्तान अब 36 के आंकड़े में इसलिए है कि तुम्हारा पाकिस्तान, अज़रबैजान और भारत विरोधी देशों के साथ इतना करीबी रिश्ता नाता है कि भाईचारा है, तो तुम वहीं रहो, तुम्हारे साथ अब जंग के हालात रहेंगे, 36 का आंकड़ा रहेगा। और ऐसे में अगर डीजीसीए ने टर्किश एयरलाइन के साथ इंडिगो को 3 महीने और की मोहलत दे दी है, तो ये मुनासिब नहीं है। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप जिन मुद्दों पर चाहते हैं कि मैं चर्चा करूं या उनको लेकर के आपके सामने आऊं, उनके बारे में आप अपनी राय रखिए। और मेरी कोशिश है कि इस प्लेटफ़ॉर्म को मैं आपकी समझ के लिए, आपकी साफ-सुथरी जानकारी के लिए, जो जो मेरी अपनी समझ पढ़ाई-लिखाई रहती है और तैयारी रहती है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। एक ज़रूरी और पूर्वाग्रह रहित प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर खड़ा करूँ और इसमें आपका चूँकि योगदान बहुत बेहतर है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।